हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखाता है, डिस्टेंस फार्मूला दो टाइप का, कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। दोनों फॉर्म में हमने डिस्टेंस फार्मूला, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कहां कहां यूज कर पाएंगे उसको देखते हैं। थ्योरेटिकल में हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है हम लोग पॉइंट वाइज से यूज करते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या हो सकता है 3 पॉइंट्स का पोजीशन? अगर प्लेन में 3 पॉइंट हम ड्रॉ करें, 3 पॉइंट अगर इंडिकेट करें तो क्या हो सकता है? मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला, all the 3 points are collinear। कोलिनियर के बारे में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब सारा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो 3 पॉइंट्स है, अगर इसी लाइन पे तीनों पॉइंट्स अगर लाई करे तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कैसा है? कोलिनियर है। यानी अगर ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स है तो हम कहेंगे द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ यहां पे ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी हो जाए, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एक लाइन में नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा भी हो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर हम 1 2 3 कोलिनियर नहीं है, अगर इसको कनेक्ट करें तो एक ट्रायंगल बन सकता है ना। ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा अगर हम 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो पहला पॉइंट्स लिखे ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और दूसरा कि इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर नॉट कोलिनियर देन इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, है ना। ये ट्रायंगल हर हाल में फॉर्म करेगा। और ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज भी पता है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। तो इस केस में हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन ए सी। यहां ग्रेटर देन ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन नहीं हुआ, 2 साइड्स का ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी कहेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज फॉलो नहीं कर रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज ये कहता है, पढ़े होंगे, कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स, है ना। तो ये सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर होगा। तो अब ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हाउ वी कैन जज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। नेचर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब है ट्रायंगल कैसा है। डिस्टेंस के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल, है ना। एंड स्केलेन ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ। तो वो स्केलेन ट्रायंगल अगर हिंदी में बोलें तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस और विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। तो हम
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए इफ all the sides of the triangle are equal। इसका मतलब ए बी सी है, तो यानी ए बी बराबर बी सी इक्वल टू ए सी। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, where A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 are the vertices of triangle, are the vertices of the triangle। तो इस केस में क्या हुआ, कैसा ट्रायंगल होगा, इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल वेयर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो, और दूसरा बेसिस से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिस्टेंस फार्मूला ही जानते हैं, तो हम डिस्टेंस बेसिस पे भी हम जज कर सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका भी जानते हैं, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका भी जानते हैं। अगर तीनों लेंथ बराबर आया तो कहेंगे कैसा ट्रायंगल है जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक ना। बी में लिखते हैं इफ एनी ऑफ टू साइड्स or any of two out of AB, BC और AC, यानी आउट ऑफ AB, BC और AC तीनों का डिस्टेंस निकाले और इसी में से कोई भी दो, क्या लिखे, एनी, इफ एनी ऑफ टू साइड्स, है ना, any of two out of AB, BC and AC, any of two sides are equal, then it will be कैसा होगा, it will be isosceles triangle, isosceles triangle, है ना। तो हम दो ट्रायंगल के बारे में जान के इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं, सी राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, इफ द सम ऑफ the squares of any two sides is equal to the square of the third sides, then the triangle is right angled triangle। तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल, अच्छा इसी में राइट एंगल आइसोसेलेस दो साइड्स बराबर हो और ये भी फॉलो करे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, यानी हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेम सीक्वेंस विल फॉलो, कोई भी हो सकता है, कोई भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए। सम ऑफ एनी टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड पार्ट, देन इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो थ्री पॉइंट्स का पोजीशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, है ना।
पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में डायरेक्ट कोलिनियर का हम जानते हैं कि एक लाइन में होगा तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज हमारे पास 4 पॉइंट्स है तो ट्रायंगल भी बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है। तो वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द क्वाड्रिलेटरल। इफ ए बी सी एंड डी आर द vertices of quadrilateral क्या है? vertices है क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, ज्योमेट्री में जब भी हम अब करेंगे क्या कि जब भी नंबर या नेमिंग डालेंगे ना तो वी विल फॉलो अ रूल, रैंडम कहीं से कहीं ABCD नहीं, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। मगर मेरा कहने का मतलब कि अगर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि ABCD, ये कोई रूल फॉलो नहीं किया इस तरह से। यू कैन नॉट नेम करने का या तो क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज, यही एक रास्ता है। ये गलत है आपका, इस तरह से आप नेमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेमिंग कर रहे हैं तो जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो इस बेसिस पे नहीं दिया। इसका मतलब है कि या तो ये लिखिए ABCD, ये देखो इस डायरेक्शन में हम मूव किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर ऐसे नेमिंग कर सकते हैं ABCD, ये इस डायरेक्शन में हम मूव किए। तो एक साइकिल में चलेगा, साइकिल में नेमिंग कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कर देंगे, है ना। ट्रायंगल में चलेगा, कहीं से कहीं करो कोई इशू नहीं, साइकिल मिल ही जाएगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में ध्यान देंगे, है ना। तो अगर ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है? मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम होता है ना। तो पैरेललोग्राम के केस में हम पहला पॉइंट, आप पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा कब? AB बराबर CD, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, BC बराबर AD, यानी सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ABCD का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया होगा, A मान लेते हैं x1 y1, B है x2 y2, C है x3 y3 और D है x4 y4। 4 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम साइक्लिक में ही डालेंगे, है ना, अगर पैरेललोग्राम का फिगर हम ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम होगा, है ना, ABCD। तो हम क्या लिखे? AB बराबर CD और BC बराबर AC, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, then it is only parallelogram। ओनली पैरेललोग्राम लिखने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो रेक्टेंगल के केस में हम अलग पढ़ेंगे। ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो रोम्बस है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम है। तो क्या होना चाहिए? सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये कैसा होगा क्वाड्रिलेटरल? ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब होगा क्वाड्रिलेटरल? इफ AB बराबर BC और CD, AB बराबर CD
और BC बराबर AD, है ना। हम पैरेललोग्राम में क्या देखे, ध्यान दोगे कि अब पैरेललोग्राम क्या था, अब पैरेललोग्राम में क्या पढ़े कि अपोजिट साइड्स का लेंथ, है ना। ध्यान दोगे ABCD अगर है तो AB बराबर DC, ये अपोजिट साइड्स है और ये अपोजिट साइड्स है। AB बराबर DC या CD और BC बराबर AD, यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एक केस है कि डायगोनल, इस केस में क्या था, डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD, है ना। यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इस केस में हम क्या बोले थे, पैरेललोग्राम ये है। पैरेललोग्राम का केस क्या होना चाहिए, सम अपोजिट साइड्स का लेंथ बराबर होना चाहिए और डायगोनल्स अनइक्वल होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रेक्टेंगल के केस में बराबर होगा। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन सिर्फ पैरेललोग्राम होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, वर्टिसेस दिया रहेगा, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 और D x4 y4। ये 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम, डिस्टेंस फार्मूला AB बराबर CD, है ना। फिर BC बराबर AD होना चाहिए, डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कैसा है, ये पैरेललोग्राम बताएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम करेगा। रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि रेक्टेंगल के लिए क्या केस हो सकता है, तो AB बराबर CD अपोजिट साइड्स, BC बराबर AD, है ना, ये होना चाहिए, एंड AC बराबर BD, यानी डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, यानी साइड्स, अपोजिट साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल। तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। देखो ये बराबर ये होना चाहिए ABCD, तो ये बराबर ये बराबर ये, और डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, ये डायगोनल ये बराबर होना चाहिए, तो रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा, इफ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तब क्या कहेंगे, वो क्या होगा, तब स्क्वायर होगा, है ना। डायगोनल्स यानी AC बराबर BD भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो वो मेरा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, है ना। अब बाकी पता है कि ये डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, ABCD, आगे डिस्कस करेंगे। एक बच गया रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का डेफिनेशन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं कि रोम्बस क्या है। रोम्बस भी एक, देखो इधर हम लिख रहे हैं रोम्बस, चारों साइड्स बराबर होगा, इफ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD,
यानी ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है और साइड्स आर इक्वल है। तो इस लेंथ बेसिस पे हम कह जाएंगे कि वो क्या है, रोम्बस है, ठीक है ना। डायगोनल्स बराबर ना हो और चारों साइड्स बराबर हो तो वो रोम्बस होगा। एक अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स और एंगल बिटवीन डायगोनल्स है ना, इधर हम डालते हैं क्वाड्रिलेटरल, अगर पैरेललोग्राम है, हम ऐसे लिख रहे हैं पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स अनइक्वल और एंगल बिटवीन द डायगोनल्स नॉट इक्वल टू π/2, π/2 के बराबर नहीं है। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा जी, डायगोनल्स इक्वल होगा और ये भी π/2 के बराबर नहीं होगा, डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। स्क्वायर, डायगोनल्स इक्वल होगा और एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के केस में एंगल बिटवीन द डायगोनल्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल के बारे में बाद में, बस एक जानकारी के लिए, रोम्बस अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल और ये 90 डिग्री होगा। आइडिया लग गया कि डिस्टेंस बेसिस पे हम कैसे क्या जज करते हैं। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिख लेते हैं। नंबर 1, the diagonal of parallelogram, rectangle, square and rhombus bisect each other, bisect each other का क्या मतलब है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ABCD है, ये किसी पॉइंट पे O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे AO बराबर OC, ये बाइसेक्ट किया, O इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट किया और इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट किया, एंड DO बराबर OB। तो बाइसेक्ट सारे के इस पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस सबका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। पॉइंट्स नंबर 2, the diagonals of a square and rhombus bisect each other at 90 degree, bisect each other at 90 डिग्री। इस केस में, पैरेललोग्राम के केस में ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर के केस में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी अगर हम डायगोनल ये करें, ये अगर स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो ये कॉन्करेंसी से भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और बराबर भी होगा, ये बराबर ये
और ये बराबर ये, स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में। नेक्स्ट है 4 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if the area of quadrilateral is 0, the area of quadrilateral is 0, जो कि एरिया के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेंगल का एरिया यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन क्लास 10th, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए एक और ट्रेंगल ऑफ एरिया ट्रेंगल का एरिया निकालने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी हम लोग ये जानेंगे कि अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया 0 अगर दे रहा है तो हम कहेंगे 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला का, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉइंट्स ए बी सी दिया हुआ है वर्टिसेस, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ और किस फॉर्म में दिया हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में। 8 2 5 3 0 0 आर द वर्टिसेस ऑफ, किसका वर्टिसेस है, ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, सब साइड्स हम निकालते हैं। ए बी देखते हैं सॉल्यूशन। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या सिंप्लीफाई करके आएगा, 3 3 3 9 प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बीसी कितना आ रहा है। बीसी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 25 प्लस 9 रूट अंडर 34। ठीक है, एक तो पता चलेगा कि आइसोसेलेस होगा। एसी देखते हैं, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 68। तो यहां से देख के आ रहा है कि ए बी बराबर बी सी है ना, इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये तो कंफर्म है। क्या राइट एंगल भी हो रहा है क्या, देखते हैं। तो इसका स्क्वायर 34, यानी ए बी का स्क्वायर दे रहा है 34, BC का स्क्वायर दे रहा है 34 और AC का स्क्वायर दे रहा है 68। इस दोनों का सम अगर करते हैं तो 68 आता है, जो कि इसके बराबर है ना, इसके बराबर है। यानी क्या है, राइट एंगल, यानी ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस भी है, ये नहीं कि आइसोसेलेस मिल गया खुश हो गए, नहीं, ये भी देखना है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर करोगे एरिया लग जाएगा, जो सबसे बड़ा है और 2 का स्क्वायर देखेंगे कि अगर उसके बराबर आ रहा है तो ठीक है, राइट एंगल भी होगा। अच्छा, अब इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं कोलिनियरिटी को, कि कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियरिटी ए बी निकालते हैं पहले। ए बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -2 प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 - -2 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 7 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट ऑफ 45, है ना। BC देखते हैं,
BC कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25 और 7 -3 10 का स्क्वायर 100, यानी 125। ठीक है। AC देखते हैं, AC कितना आ रहा है, 1 -3 स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 -3 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 -3 यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी √20। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, हम ये लिख सकते हैं क्या, 9 × 5 यानी 3√5, ये लिखाएगा 25 × 5√5 और ये लिखाएगा 2√5, लिखा सकता है। अब देखते हैं दो का सम, अगर किसी दो का सम तीसरे सम के बराबर है तो कोलिनियर होगा। अब देखते हैं तो इस दोनों का सम देखो तो इसके बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं AB प्लस AC बराबर BC आ रहा है। सम ऑफ एनी टू आउट ऑफ ABC, किसी दो का अगर सम तीसरे के बराबर है तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर तो ये हमको पता चल गया कोलिनियर होगा, लेकिन लाइन पे कैसे नेमिंग हुआ होगा ये सोचो, है ना। A B C है ना, ये दोनों में है तो समहाउ B A और C ऐसे हुआ होगा, AB प्लस AC, है ना। AB कितना है 3√5, BC कितना है, AC कितना है 2√5 और BC कितना है 5√5। तो नेमिंग नंबर लाइन पे कैसे हुआ होगा, BAC। इसीलिए बोले कि किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर है देन इट इज द कोलिनियर पॉइंट्स। अब नेमिंग कैसे होगा वो हम इस तरह से, जैसा लेंथ आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से नेमिंग है। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि थोड़ा बहुत 10th में था, 10th में पढ़े हो, उसको और थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोड में, थोड़ा सा और मॉडिफाइड मोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। 1 बाय 1 हम लोग प्रोसीड करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पे। यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।